नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कई विकास परियोजनाओं और योजनाओं के कुल 81.72 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिए 62 करोड़, चंपावत जनपद के पाटी विकास खंड में मल्टी लेवल पार्किंग, बहुउद्देशीय भवन निर्माण के चलते अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में सड़क सुधार के लिए करोड़ों रुपए शामिल किए हैं। और इसके अलावा उधम सिंह नगर के बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्पान पुल निर्माण के लिए भी रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में ओकारेश्वर मंदिर के पास भी पार्किंग के लिए, उत्तरकाशी के जानकी चट्टी क्षेत्र में गंगानानी में भी टनल पार्किंग की डीपीआर के लिए भी स्वीकृति दी गई है और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के तहत में सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के खटीमा पहुंचे। मतदान के बाद सीएम धामी ने खटीमा बाजार में खुद भुट्टा भूनकर भुट्टा भी खाया। इस दौरान उन्होंने एक महिला को अपने हाथ से भुना हुआ भुट्टा देकर अपनी सरलता का परिचय दिया, जबकि स्वयं भी भुट्टे को भूनकर सड़क किनारे ठेले पर खाया। से हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आई, इससे पहले भी तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ चुके हैं, जिसमें मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते हैं, योगा करते हुए नजर आते हैं। और इस दौरान ये खटीमा से तस्वीर सामने आई, जहां पर लोगों को भुट्टा खिलाते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवित्र सावन मास के अवसर पर झनकैया खटीमा स्थित भारामल बाबा मंदिर में महादेव का जलाभिषेक किया। सीएम धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में सेवा कर भक्तजनों को प्रसाद भी वितरित किया और प्रसाद ग्रहण किया है। पौधारोपण कर प्राकृतिक और मातृत्व को नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह खटीमा में क्षेत्र की जनता से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के निस्तारण हेतु सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के आधार पर हल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आमजन की परेशानियों को दूर करने के लिए भी प्रतिगंभीर है और आमजन की समस्याओं का निराकरण करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जन समस्याओं के समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना होना पड़े। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह दिखा है। लोकतंत्र के उत्सव का उत्साह 78% हुआ। पहले चरण में मतदान 63% पुरुष, 73% महिला मतदाताओं ने डाले वोट। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होना है। पहले चरण में 49 विकास खंडों में मतदान हुआ। दूसरे चरण में 40 विकास खंडों में चुनाव होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा मतदाताओं में लोकतंत्र के उत्सव का जश्न देखने को मिला। और अभी सेकेंड चरण की जो वोटिंग है वो होनी है, जो कि 28 जुलाई को होनी है। और वहीं आपको ये भी बताते चलें कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है मतदान को लेकर। और 63% पुरुष, 73% महिलाओं ने वोट दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल उत्तराखंड के 49 विकास खंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 68% मतदान हुआ है। कई बूथों पर रात तक मतदाताओं की कतार देखने को मिली। इस दौरान कुल 63% पुरुष, 73% महिला मतदाताओं ने मतदान किया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है और दूसरा चरण जो है वो 28 जुलाई को है। राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, धामी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बड़े काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए तीमारदारों के लिए आवासीय कमरों का निर्माण किया जा रहा है और ये कमरे मात्र 100 रुपए के रियायती किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि यह सुविधा उनके लिए होगी जिन मरीजों के साथ उनके तीमारदार आते हैं, उनके रुकने का ठिकाना नहीं मिलता। 100 रुपए के कमरे के साथ खाना भी दिया जाएगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हम निरंतर जो है एक से एक बड़े काम कर रहे हैं। अब हल्द्वानी में और देहरादून मेडिकल कॉलेज में हम 350 कमरों के एक जो तीमरदार हैं उनके लिए जो है आवास बना रहे हैं, ताकि जितने भी मरीज के साथ जो तीमरदार आते हैं उनके लिए बहुत सस्ते रेट में 100 रुपए में कमरा उनको मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा। तो आज जो है की है और बहुत जल्दी जो है तीमरदारों के लिए एक बहुत अच्छा जो है आवास वहाँ पे बनेंगे, ताकि उनको कोई दिक्कत न रहे। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं के लिए धामी सरकार ने खुशखबरी दी है। इस साल से प्रशिक्षण के साथ अब हर महीने प्रशिक्षण करने वाले स्टूडेंट्स को 8,000 रुपए भी मिलेंगे। विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक इसके लिए 4 बड़ी कंपनियों के साथ करार हुआ है। मंत्री सौरभ के मुताबिक प्रदेश के 80 में से 32 आईटीआई में इस साल में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली की नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है और इसके तहत में सरकार ने 4 बड़ी कंपनियों में बजाज ऑटो लिमिटेड, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो कार्प्स और हिमालयन पावर मशीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ करार दिया है। योजना के साथ छात्र छात्राओं का आधा प्रशिक्षण राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में होगा, जिसमें ये कंपनियां प्रशिक्षण संस्थान में आकर स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण देंगी। धामी सरकार ने जानकारी साझा की है, हर महीने प्रशिक्षण के लिए 8,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ये बड़ा फैसला लिया गया है धामी सरकार के द्वारा और छात्रों को काफी ज्यादा लाभ भी मिलेगा, जिससे छात्रों में भी खुशी की लहर देखने को मिली और लगातार धामी सरकार तमाम तरह के काम करती हुई छात्रों के लिए नजर आ रही है। चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, धामी सरकार ने छात्रों को हर महीने प्रशिक्षण के लिए 8,000 रुपए देने का वादा किया है। मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार आकांक्षा कोड़े ने विकासखंड नारसन के श्री राधे कृष्ण सीएलएफ के अंतर्गत संचालित माही स्वयं सहायता समूह की ओर से स्थापित डेयरी और माही मिल्क बार का निरीक्षण किया और ये इकाई ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से सीबीओ स्तर पर स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। नारसन ब्लॉक के सिकंदरपुर मावल गांव की महिलाओं ने इस पहल से दुग्ध उत्पादन में जबरदस्त प्रगति की और पहले जहां महिलाएं सीमित संसाधनों में कार्य करती थी, लेकिन अब उन्हें ग्रामोत्थान परियोजनाओं के सहयोग मिल रहा है। दरअसल नारसन ब्लॉक के सिकंदरपुर मावल में महिलाओं ने इस पहल से काफी ज्यादा काम किया है, लेकिन अब उन्हें ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से राधे कृष्ण सीएलएफ के माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक से 3 लाख का ऋण और स्वयं के 1 लाख का परियोजनाओं से 6 लाख का आर्थिक सहयोग मिला है और इस वित्तीय सहायता से समूह की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।
देखिए आज नारसन ब्लॉक में हमारे राधे सीएलएफ है, उनके द्वारा डेयरी का काम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। अभी जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसमें कम से कम 1000 लीटर जो है पर डे दूध का कलेक्शन किया जा रहा है, कम से कम 60 से 70 महिलाओं के द्वारा। और उस दूध कलेक्शन करने के उपरांत ये दूध जो है वो आंचल डेयरी को भी बेच रहे हैं और मार्केट में भी बेच रहे हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, मिठाई हो गया, घेवर हो गया, ये सारे भी प्रोडक्ट्स इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इस आउटलेट को जो शुरू हुआ है उसको अभी 1.5 से 2 महीने ही हुए हैं, मगर प्रति महीने जो है इनकी 60,000 के आसपास नेट प्रॉफिट जो है वो निकल के आ रहा है। इसके अलावा सिकंदरपुर गांव में भी इन्होंने कलेक्शन सेंटर प्लान किया हुआ है। उत्तराखंड में इन दिनों LUCC चिट फंड घोटाले की चर्चा और अब इस फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच सीबीआई करेगी। सीएम धामी ने हाल ही में इसके अनुमोदन को मंजूरी दी है। वहीं अब LUCC चिट फंड घोटाले को लेकर उत्तराखंड के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें पौड़ी सांसद अनिल बलूनी, टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और नैनीताल सांसद भी मौके पर मौजूद रहे और प्रमोटर्स पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बड़ा विवाद सामने आया, जहां रातों रात 10 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार बना दी गई है। ये जमीन टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित की गई है और अब इस मामले का खुलासा होने से स्थानीय नागरिकों में रोष और वहीं प्रशासन ने मामले में जांच का भरोसा दिलाया। हरिद्वार में यह अवैध निर्माण सुमन नगर इलाके में किया गया, जहां टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए दी गई जमीन पर अचानक से एक पक्की दरगाह और मजार का निर्माण करा दिया गया। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि ये कब्जा किया गया है। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध मजारों और दरगाहों पर तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हरिद्वार का जिला प्रशासन जहाँ रहता है रोशनाबाद, उसी के पास में कश्मीरी टिहरी विस्थापितों के लिए जगह दी गई है और वही सुमन नगर बोलता है। वहाँ सुमन नगर पर एक भव्य मजार बना दी गई और प्रशासन को कुछ पता ही नहीं। जब जिलाधिकारी को पूछा गया तो उन्होंने कहा देखते हैं और जांच कराते हैं। इस बात को कहे हुए भी 10-12 दिन हो गए और मजे की बात यह है कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री पिछले 6 महीनों से कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जिहाद किसी प्रकार का स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो लैंड जिहाद हो, मूत्र जिहाद हो, थूक जिहाद हो, तो नो जिहाद, ऐसा मुख्यमंत्री का भाषण है। मुख्यमंत्री बार बार जिला प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष वर्तवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हितों में लगातार कार्य योजनाएं बना रहे हैं। इसी के तहत में गृह सचिव की अध्यक्षता में पिछले दिनों एक बैठक भी आयोजित हुई। आंदोलनकारियों के लंबित पड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, समाधान भी निकाला गया और आगामी दिनों में मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि आंदोलनकारी और उनके परिजनों के हितों के लिए उपनल की तर्ज पर राज्य आंदोलनकारी कल्याण निगम बनाया जाए, ताकि राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजनों को रोजगार और अन्य सुविधाएं इस निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सके। राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद जो राज्य के तमाम आंदोलनकारियों के कल्याणार्थ उसका जो है निर्माण किया गया है। जब से मुझे जो है दायित्व मिला है, मैंने प्रयास किया है कि उसको आंदोलनकारियों के हित में गतिमान किया जाए और इसी निमित्त एक वृहद बैठक जो है सचिवालय के अंदर मैंने जो है आहूत करवाई थी गृह सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें करीब 14 बिंदुओं के ऊपर जो है उसमें चर्चा हुई। बहुत सारे बिंदु थे, जैसे चिन्हीकरण का के संदर्भ में बहुत सारे आंदोलनकारी जो रह गए उनके पुनः जो है चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू हो। सम्मान पेंशन की बढ़ोतरी थी, 10% क्षैतिज आरक्षण जो प्रभावशाली तरीके से नहीं
इम्पोज हो पा रहा है, उसको किस तरह कल्याण प्रभावशाली तरीके से हम जो है उसको धरातल पर उतारें। तो इस पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव जीतने में लगा दी है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी भी जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। वहीं अब पंचायती चुनावों के समीकरणों को लेकर भी हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार के पंचायती चुनावों में पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी अपने परचम लहराने जा रही है। अब नैनीताल जिला पंचायत की सबसे हॉट सीट 21 रामडी आनसिंह आई है सामने, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कोई भी बागी नहीं है। मेयर बिष्ट ने बड़ा बयान दिया है। पंचायत चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए नजर आए। दरअसल अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है शांतिपूर्वक, और 28 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होना है और 78% वोटिंग इस बार देखने को मिली। पंचायत चुनावों में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी, ऐसा बड़ा बयान सामने आया। आपको बताते चले कि ये सभी आज, क्योंकि कई क्षेत्रों में आज कल चुनाव भी होने जा रहे हैं, आज वहां प्रचार थम भी गया है। कल 22 तारीख को 5 बजे से जो रुझान आ रहे हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपने जिला पंचायत 12 के 12 जिलों में बनाने। देखिए, मैं मुझसे लगी हुई 2 सीटें हैं, एक रामली आनसिंह और दूसरी देवलचौड़ बंदोबस्ती। देवलचौड़ बंदोबस्ती में 2-3 बार गया हूं, कई बार वहां की सभा में भी गया हूं, प्रचार में भी गया हूं। मुझे लगता है वो सीट लगभग एक तरफा सीट है। जहां तक रामली आनसिंह की बात है, तो वहां तीनों ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां जाना मेरा नहीं जाना हो पाया, क्योंकि तीनों ही हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और तीनों ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण में 28 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। वह चुनाव के दूसरे चरण और मतगणना की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। इस क्रम में जसपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी चतर सिंह चौहान के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सामग्री वितरण और मतदान के बाद में मतगणना के लिए प्रशासन ने बीएसपी इंटर कॉलेज में सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली। मीडिया से रूबरू होते हुए निर्वाचन अधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन दूसरे चरण के मतदान के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मतदान से पूर्व मतपेटियां, सामग्री वितरण का केंद्र कहे जाने वाला स्ट्रांग रूम बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पानी से लेकर बिजली और भीषण गर्मी में पंखों की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। में जो सामग्री का वितरण है 27 तारीख को, वो भी यहीं से होना है, और जो पोलिंग पार्टी जब वापस आएगी तो सामान भी यहीं से प्राप्त होना है, और 31 तारीख को जो काउंटिंग है वो भी यहीं इसी हॉल में होनी है, बीएसपी इंटर कॉलेज में। उसी की तैयारियों को देखने के लिए हम आए हैं। ऑलमोस्ट हमारी तैयारियां हो चुकी है, और जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसके लिए मैंने वेंडर्स को और जो पीडब्ल्यू के यहाँ पे की है उनको अवगत करा दिया है। तो ये सारा कार्य मैंने कल तक पूर्ण करने के लिए इनको निर्देशित किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही है, जहां पर जल्द शुरू होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम। केंद्रीय मंत्री ने जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि अक्टूबर 2025 तक हो जाएगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा। मोहन में लगने वाला जाम से भी मिलेगी छुटकारा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर मोहन में काफी जाम का सामना करना पड़ता था लोगों को, अब वो नहीं करना पड़ेगा। जल्द शुरू होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम। केंद्रीय मंत्री ने जल्द काम पूरा करने के भी निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। जिस दौरान जाम का जो सामना लोगों को करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। घंटों लोग जाम में जूझते थे
और इस दौरान अब इससे काफी ज्यादा एक्सप्रेसवे से लोगों को फायदा मिलेगा। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द काम पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अक्टूबर 2025 तक एक्सप्रेसवे का काम भी पूरा हो जाएगा। पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बूथों के निरीक्षण के बाद में विकास भवन पहुंचकर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कंट्रोल रूम का जायजा लिया है और पोलिंग पार्टियों को वापस आने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्देश दिए। संबंधित विकास खंडों के अंतर्गत सभी सड़कों की स्थिति पर नजर बनाए रखने, मोटर मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में तत्काल खुलवाना भी सुनिश्चित करवाया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश काला ने बताया कि वर्तमान संबंधित विकास खंडों का कोई भी मोटर मार्ग बंद नहीं है। मोटर मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना मिलते ही तत्काल खुलवाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम को निर्देश दिए कि मतदान संबंधी सूचना समय से प्राप्त करते हुए रिपोर्ट तैयार करना सुनिश्चित करें। आज सभी जगह बहुत सुचारू रूप से हमारे जो 643 बूथ्स हैं उसमें मतदान की प्रक्रिया संपादित हो रही है और कई बूथों का निरीक्षण हम लोगों ने स्वयं भी किया और साथ में भी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। अभी 4 बजे तक की जो हमारी परसेंटेज है, पोलिंग परसेंटेज, वो लगभग 52% के आसपास पोलिंग हो चुकी है और अभी अब लौटने की भी तैयारियों के लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि हमारी सारी रोड्स आदि खुली रहें, जिससे मतदान पार्टीज को लौटने में भी कोई दिक्कत नहीं हो और फिलहाल हमारा सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। जसपुर के गांव मेघावाला में राशन न बांटने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्ति कार्यालय के बाहर हंगामा किया है और राशन डीलर पर अभद्रता, हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए राशन को गांव में ही बंटवाने के लिए पूर्ति कार्यालय में मांग पत्र सौंपा। तो वहीं पूर्ति निरीक्षक के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हो गए, लेकिन तब तक राशन डीलर बीमारी की अर्जी दे चुका है और ग्राम मेघावाला के करीब 500 ग्रामीण तहसील स्थित पूर्ति कार्यालय पहुंच गए हैं। गाँव वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। उनसे तय मैंने राशन पूर्णे बढ़ रहा, बोला निजामगढ़ जाओ और भूख से राशन जाओ। मैंने जी ऐसा तो बोला तुमसे जो हो गए कर लो। राशन कार्ड वो जी राशन तुम्हें वही मिलेगा निजामगढ़ है मेघावाले में, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। हमने मालूम करा तो हमारे साथ वाले का राशन भी फाड़ दिया इसने, इसका हमारे साले का खुद का राशन फाड़ा। मनमानी कर रहे हैं। देखिए जो राशन सरकार फ्री में दे रही है, हमारे यहाँ विकलांग और विधवा, उसको 50 रुपए 100 रुपए किराया लगाकर निजामगढ़ जाने के लिए, उस वादी से वहां ले जाने के लिए, राशन लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये उनकी मनमानी चल रही है अपनी बीमारी का हवाला देकर, जबकि पूरे गांव में उनको घूमना रोज सुबह शाम को रहता है और अपना बीमारी का हवाला देकर कह रहे हैं कि निजामगढ़ राशन बटेगा। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो राशन है विकलांगों का है, गरीब माता बहनों का है, विधवाओं का है, तो अब वो 50 रुपए पूरे दिन की दिहाड़ी छोड़कर आप निजामगढ़ जाएंगी राशन लेने। तो देखिए ये भी एक कष्टदायी बात है हमारे गांव के लिए। तो या तो हमारे यहाँ का राशन डीलर चेंज हो, या तो पूरी जनता चाहती है कि वहाँ का राशन डीलर चेंज हो। एक तो उनकी अकल बर्दाश्त यहाँ गाँव वालों को नहीं चलेगी बिल्कुल। जो भी राशन डीलर है उसके यहाँ कोटा लेने जा रहे थे, लेकिन उसने ऐलान लगवाया मस्जिद में कि वो हम कोटा नहीं बांटेंगे, तुम्हें कोटा राशन लेना तो निजामगढ़ जाओ और वहाँ से राशन लो। हमारे कुछ विकलांग लोग भी हैं, कुछ गरीब जनता है, कुछ मजदूर है, मजदूर गांव में हमारा तबका है, उन्हें परेशान करने की नीयत से, चुनाव का माहौल बिगाड़ने की वजह से उसने सब अपना एक स्टैंड बनाया है और उन्हें जनता को परेशान कर रहा है। और ये इसकी आज की नहीं, ये आज दिन की कहानी शुरू कर दी है इसने। महिलाओं से बदतमीजी करना और नई नई बातें लेकर आता है और गाली गुप्तार यहाँ करता है। आम जनता तक खड़ी है, ये सब आपको बताने को तैयार है। यही हमारी समस्या है। हमारी मांग ये है कि राशन जो भी हमारा वितरित होता है यहीं पे हमारा वितरित गाँव में हमारा राशन दिया जाए। जुलाई को श्री सुधीर कुमार जी द्वारा अपना स्वास्थ्य खराब होने की दशा में एक प्रार्थना पत्र तथा एक मेडिकल दिया गया था कि उनका स्वास्थ्य खराब है। तो जब उनका स्वास्थ्य खराब है तो उस दशा में नजदीकी जो ग्राम सभा है निजामगढ़, वहाँ के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता श्रीमती फूल जहाँ के वहाँ उनकी दुकान संबद्ध कर दी गई थी। परंतु आज दिनांक 24 तारीख को कुछ ग्रामीणों द्वारा इस बात पे विरोध किया गया और एक लिखित शिकायत दर्ज की गई कि उनके लिए बहुत दूरी अधिक बन जा रही है।
निजामगढ़ जाना, मेघावाला से निजामगढ़ जाना उनके लिए अधिक बन जा रही है। तो वो ये चाह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो जाए जिससे मेघावाले में ही राशन वितरण हो सके। तो उनको यही कहा गया है कि इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त करके ही कोई बात संभव हो पाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।